हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 8 देख लेते हैं। पार्ट 8 में आपको भारत में अंग्रेजी मतलब जो शिक्षा का विकास है अंग्रेजों के द्वारा, वो कैसे और किस प्रकार से किया गया है। इससे पीसीएस में या आईएएस में या आरओ में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास दिया गया है। हम पूरा A to Z कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बिना किसी देरी के जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारे चैनल पर सभी घटना चक्र का प्लेलिस्ट बना है। जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन गए जाइए, वो सब्जेक्ट पूरा सीरियल वाइज से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो मदरसा पहली बार अंग्रेज़ों ने कहाँ स्थापित किया था, तो याद रखिएगा कहाँ पे, कलकत्ता में स्थापित किया था। याद रखिएगा कलकत्ता में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था ये भी हो सकता है। तो कब स्थापित किया था, ये 1780 में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसने स्थापित किया था, वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया और 1780 में किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया। अभी हम इतना आपको रिवीजन करवा देंगे कि ये पूरा चैप्टर आपको रट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो आपको सबको पता होगा कौन थे, सर विलियम जोन्स। याद रखिएगा सर विलियम जोन्स। अब ये भी पूछ सकता है, ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, याद रखिएगा इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। 1784 में हुई थी। ये किसका कार्यकाल था, हेस्टिंग का कार्यकाल था। इनके सहयोगी थे विलियम जोन्स। ये जो विलियम जोन्स है ना, सर विलियम जोन्स, ये वारेन हेस्टिंग के सहयोगी थे। इन्होंने आके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, बंगाल में। लिखा गया है बंगाल ना, तो एशियाटिक सोसाइटी। अब हो सकता है आपके मन में चले कि एशियाटिक सोसाइटी होता क्या है, बार बार आता है। तो एशियाटिक सोसाइटी जानते क्या होता है, एशिया के जितने भी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पुरातत्व संबंधी या कला विज्ञान, ये सब का अध्ययन इसी में किया जाता था, इसी के थ्रू किया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी मतलब भारत के जो एशिया में जितना जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का वो था, मतलब शासन चल रहा था, इसका काम था कि वो सभी जो वो प्राकृतिक या प्राचीन हर चीज़ से कला विज्ञान से की अध्ययन करना, बस, ठीक है। तो सभी चीज़ का अध्ययन करना इसका जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये प्रथम संस्कृत कॉलेज का खोला गया, कब खोला गया, ये भी पूछा सकता है। तो प्रथम संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया। पर जब से अब क्या याद किए, 1780 में प्रथम मदरसा, मतलब मदरसा कहाँ, कलकत्ता में। और प्रथम संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया, बनारस में। तो बनारस ही याद रखिएगा, बनारस ही संस्कृत के लिए फेमस है। अभी भी संस्कृत की पढ़ाई बनारस में ही होती है। तो जोनाथन डक्कन के प्रयास से, ये जोनाथन डक्कन कौन थे, ये बनारस के रेजिडेंट थे। याद रखिएगा जोनाथन डक्कन ये बनारस के रेजिडेंट थे। इन्होंने 1791 में क्या किया, 1791 में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला। प्रथम संस्कृत कॉलेज। तो हमने क्या क्या पढ़ा, 1780 में क्या, मदरसा वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में 1791 में प्रथम संस्कृत कॉलेज। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स। 3 लोग का हमने पढ़ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितनी बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आपको रिवीजन करवाते चल रहे हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अब देखिए यही क्वेश्चन हम
तो जोनाथन डक्कन ये बनारस के रेजिडेंट थे। इन्होंने 1791 में, याद रखिएगा डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी डेट पूछता है तो कभी कहाँ स्थापित किया गया था बनारस में ये पूछता है, किसने स्थापित किया था कभी ये, तो उनका 3-4 साल में यही बनता रहता है, कभी ये कभी वो ऐसे पूछते रहते हैं। तो 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? जोनाथन डक्कन के। वारेन हेस्टिंग के विषय में अभी हमने क्या पढ़ा कि 1780 में क्या हुआ था, इन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1780 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। और ये सब अभी आगे हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर का, लिखा गया बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। तो हाँ 1784 में हुई थी और वारेन हेस्टिंग उस समय ये गवर्नर था, ठीक है। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विधिवत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, तो मतलब ये ना वो जो ये युवा विलियम जोन्स थे, तो ये कहे थे कि आप इसके मतलब ये वो बन जाइए आप अध्यक्ष, थोड़ा अध्यक्षता के, लेकिन इसने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था इसने, किसने? ये वारेन हेस्टिंग ने। तो सही है, कहाँ इसके पास समय था, ये तो बहुत उस समय बिजी चल रहा था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी का अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। ये वारेन हेस्टिंग मतलब आप एक मतलब वो एक तेज तर्रार याद करेंगे कि एक तेज तर्रार वो था, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? यही तो बना। तो कब इसका कार्यकाल? 1784, वो 1700 मतलब गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो 1774 से 85 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब देखिए इसके बारे में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो भगवत गीता का अंग्रेजी में जब अनुवाद किया जा रहा था, तो उसका प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए प्रस्तावना दिया रहता है, तो उसकी प्रस्तावना की मतलब रूपरेखा किसने रखी थी? तो इसने लिखी थी, किसने? वारेन हेस्टिंग ने ही उसकी प्रस्तावना का अनुवाद किया था, ठीक है। याद रखिए अंग्रेजी में अनुवाद किया था प्रस्ताव वारेन हेस्टिंग ने ही। ये बहुत बार पूछा जाता है भगवत गीता का प्रस्तावना का वो किसने? अगर भगवत गीता और प्रस्तावना आ जाए तो वारेन हेस्टिंग ही लगाएंगे आप, ठीक है। ये विद्वान था। चलिए यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों की व्याख्या, ये बी वाला गलत है, यहाँ बी वाला यहाँ हो गया ना, तो बी वाला गलत, ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? बताइए इसमें किसे प्रदान की गई? तो किसको प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त, 2007 का क्वेश्चन आया है, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। याद रखिएगा रॉयल पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बताइए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। इसकी प्रस्तावना भगवत गीता की अभी हमने बताया, किसकी प्रस्तावना किसने? वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने। लेकिन भगवत गीता का अंग्रेजी में पूरी तरह से अनुवाद किसने किया? चार्ल्स बिलिंग्स ने। याद रखिएगा चार्ल्स बिलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर भगवत गीता से 2 ही क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। अगर पूरा अंग्रेजी में अनुवाद किसने कर दिया मतलब पूरा जैसे किया, तो वो किसने किया? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बाबा जी भीमराव अम्बेडकर इन्होंने बनाया था, लेकिन हर चीज़ अलग अलग है ना, जैसे प्रस्तावना कोई है, उद्देश्य का मतलब ये सब
अलग अलग मतलब सबको डिपार्टमेंट मिला था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे ना तो वही होता है। तो प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग और पूरा चार्ल्स बिलिंग्स ने। चलिए हमने विलियम जोन्स किससे संबंधित है, याद रखिएगा विलियम जोन्स अभी हमने बताया एशियाटिक सोसाइटी से। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1784 में, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में। 1791 में क्या हुआ था, अभी हम पढ़ाए थे क्या, बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज, बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज। जो लोग नए होंगे वो जान लीजिएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम बार बार पीछे वाले क्वेश्चन का रिवीजन करते रहते हैं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े, अब दोबारा कुछ और पढ़ लें। निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो बताइए किसने शकुंतला का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया था। तो भगवद गीता चार्ल्स बिलिंग्स हो गया। अब ये कौन है, शकुंतला, तो शकुंतला का किसने, सर विलियम जोन्स ने। यही है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कब 1784 में इन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा कालिदास की शकुंतलम, याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम ना, वही है ना, तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इसके कितने संस्करण प्रस्तुत किए इन्होंने, 5 संस्करण प्रस्तुत किए, ये भी पूछ सकता है। और कब किया था ये भी पूछ सकता है। ये तो 1784 में, तब तो ऐसा सोसाइटी है, ये 1789 में किया था। तो 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी, तो जानते होंगे शकुंतलम है। ठीक है, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम की सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो भारत में स्वतंत्रता के पहले, मतलब भारत में जो ये हुआ था क्या, आधुनिक शिक्षा प्रचारित की गई थी, इसका उन सबका उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेजों का हर कोई उद्देश्य रहता है, वैसे ही कुछ चीज़ नहीं देते, तो ये उनका उद्देश्य क्या था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए तो शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। अब देखिए बड़े पद पे जैसे कलेक्टर हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ, वहाँ पर तो अंग्रेज अधिकारी आ जाते थे, तो आपका जज हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा अंग्रेज अधिकारी प्रेफर करते थे, मतलब, और वहाँ के अंग्रेज लोग भी प्रेफर करते थे, मतलब कि हमको यहाँ पे सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा और पैसा भी लूटने का मौका मिलेगा। लेकिन जो छोटे पद होते हैं थे, तो छोटे पद के लिए अब उतना दूर इंग्लैंड है, यहाँ हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ से इतना दूर छोटे पद के लिए मतलब बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते थे कि हमको इतना यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले ही इतना समृद्धि था, तो सोच रहे थे कि इतने कम पैसे के लिए यहाँ किया जाए। तो इनको अंग्रेज़ों को बहुत आवश्यकता पड़ी कि छोटे छोटे काम हम इन सबको, मतलब क्लर्क वाला काम, ये जो अभी हम सब नहीं, हमारे यहाँ सब वैकेंसी निकलती है छोटे छोटे पद पर, ग्रुप सी डी, तो इसके लिए कुछ मिल ही नहीं रहे थे उन सबको कर्मचारी ही, तो इसीलिए वो सोचे कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि ये अपना हमारा काम अच्छे से, इनका सिर्फ यही वो था, ये नहीं था कि ये भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसका कुछ इनका वो नहीं था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षकों भारतीयों की आवश्यकता, ठीक, यही इनका काम था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए, तो बताइए किस अधिनियम को, तो ये भी आपको पता ही होगा किस अधिनियम 1,00,000 रुपए दिए। तो चार्टर अधिनियम 1813, याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1813, इसी के तहत 1,00,000 रुपए दिए गए, 1,00,000। अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। 1784 में क्या हुआ था, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। किसने, सर विलियम जोन्स ने किया था। और 1791 में, हम डेट याद रखते हैं, ठीक है, वो सॉरी 1791 में क्या हुआ था, तो 1791 में आपका
प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? बनारस में। और एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में। ठीक है, इतना तो हम अभी याद किए जो डेट के लिए था। और क्या डेट के लिए था? ये था कि ये डेट के लिए नहीं, उसके लिए कि भगवत गीता की प्रस्तावना, तो भगवत गीता की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग। और पूरा भगवत गीता किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स बिलिंग्स ने। कब किया था? ये नहीं, ये पूछिए शकुंतला का जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये इतने चीज़ हमने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो भारत में शिक्षा के यही क्वेश्चन है क्या? अच्छा, यही क्वेश्चन 2 बार आया है। चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। अब ये कब आया ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र कब जारी किया गया था? 19 जुलाई। ये आपने दिमाग में याद रखिएगा, अभी मैं कई बार बताऊंगा तो याद हो जाएगा। 1854 में। ठीक है। तो जो 1857 की लड़ाई हुई थी उसके 3 साल पहले ये लाया गया था घोषणा पत्र। ठीक है, ये तो वुड का डिस्पैच इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चार्ल्स वुड का, तो ये क्या कहलाता है? वुड का डिस्पैच। वुड का आया कब? इतना तो आया, वुड का डिस्पैच। अब देखिए एक चीज़ और बोला जाता है इसमें कि इसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, शिक्षा का अगर मैग्ना कार्टा पूछ ले किसको कहा जाता है तो इसी को, वुड का डिस्पैच। तो मैग्ना कार्टा। अब देखिए इसको, अब इसके माध्यम से क्या किया गया? हमारे यहाँ जो लंदन में जैसे विश्वविद्यालय है वैसे भारत में सोचें कि भारत में भी विश्वविद्यालय खोल दिया जाए। तो कहाँ कहाँ पे प्रस्ताव किया गया? आपका कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय कहा गया और यहाँ खोल दिया जाए, एक मुंबई में, एक मद्रास में। तो 3 जगह आपका विश्वविद्यालय इसी के थ्रू, जो वुड का डिस्पैच है इसी के थ्रू कहा गया कि 3 जगह ये विश्वविद्यालय ओपन किया जाए। और क्या किया जाता है? वुड का डिस्पैच क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि जो उच्च शिक्षा थी वहाँ पर क्या था? अंग्रेजी को बढ़ावा देना इसका काम था। तो जो उच्च शिक्षा थी उसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना और अपने जो वो नीचे वाला था, नीचे उसमें देसी भाषा को महत्व देना। ठीक है, जैसे 1 से 5 ये सब, तो वो उतना आप अपने लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लेकिन जो उच्च शिक्षा है लगभग इंटर के बाद जो आप, उसमें अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया। तो इतना रखिएगा शिक्षा। चार्ल्स वुड इतना याद रखिएगा। 19 जुलाई 1854 में आया। वुड का डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इतना आपको याद रखना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट विकास पर जोर कब दिया गया? तो याद रखिएगा, ये हंटर कमीशन का कार्यकाल कब था, आया था? तो 1882 में। तो 1882 में ये नियुक्त किया गया था हंटर कमीशन। 1882 में ये, इसका काम क्या था? प्राथमिक शिक्षा को, तो यही पूछ लेता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा कमीशन जिम्मेदार है? तो कौन सा? हंटर कमीशन जिम्मेदार है प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो ऐसे याद करेंगे कि जब हम सब प्राथमिक में थे, मतलब छोटे छोटे थे, तो क्या हुआ था? जब हम सब स्कूल नहीं जाते तो किसका हंटर चलता था? मम्मी का हंटर चलता था। तो प्राथमिक में हम सब स्कूल नहीं जाते थे तो मम्मी का हंटर चलता था। ठीक है, तो इसका मेन चीज़ था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, 1882 डब्ल्यू हंटर। तो डब्ल्यू हंटर इनकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था, इसलिए हंटर कमीशन पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो बताइए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की
नियुक्ति 1882 में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। याद रखिएगा 15 अगस्त 1906 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये भी पूछ सकता है, तो क्यों की गई थी? इसकी स्थापना वैज्ञानिक और तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी और ये साइंस इसके फील्ड में शिक्षा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसको कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहते हैं, ठीक है, परिषद। तो 15 अगस्त 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैडलर आयोग संबंधित है। अभी हमने क्या पढ़ा? वुड डिस्पैच, इसके बाद हंटर पढ़ा। वुड डिस्पैच 1854, हंटर 1882, अब सैडलर आयोग आया है। तो सैडलर आयोग कब से संबंधित है? 1917 से। याद रखिएगा 1917 में। तो किससे संबंधित है? ये आपका शिक्षा से संबंधित है। ये तो सिंपल ही था, शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना क्या थी, इस पर रिपोर्ट आयोग को देने को कहा गया। तो इसने अपनी रिपोर्ट में जो दिया वो बहुत सही दिया। इसने कहा, अभी देखिए हंटर हमने क्या पढ़ा? हंटर हमने पढ़ा प्राथमिक वाले में, प्राथमिक छोटे छोटे जो बच्चे रहते उनके बारे में लेकिन ये जो और जो वुड डिस्पैच पढ़ा तो उसमें पढ़ा थे कि जो उच्च स्कूल होंगे मतलब उच्च बच्चे होंगे जैसे इंटर के बाद होंगे, उसमें अंग्रेजी शिक्षा का महत्व दिया गया। लेकिन जो सैडलर ने था, इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा जैसे 8th 9th ये सब माध्यमिक शिक्षा है ना, इस पर इन्होंने गहन जोर दिया। कहा आपको माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। तो इसीलिए सैडलर आयोग और माध्यमिक शिक्षा अगर पूछ ले तो यही पूछता है, माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसे। तो माध्यमिक शिक्षा में सैडलर आयोग आएगा। ये 1917, डेट इसका याद रखिएगा 1917, शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश शासन ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो कब नियुक्त किया तभी हम बताए हैं 1917। किसके लिए सैडलर है? तो ये सैडलर है माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा के लिए। अभी हमने वुड डिस्पैच कब पढ़ा था? तो वुड डिस्पैच याद रखिएगा 1854 में। वुड डिस्पैच कब पढ़ा था? 1854 में। इसको क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच कहते हैं। 19 जुलाई 1854 में। अभी हमने क्या पढ़ा? 1784 में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था आपका एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी। जोनाथन डक्कन क्या पढ़ा था? जोनाथन डक्कन क्या पढ़ा था? संस्कृत कॉलेज कहाँ पढ़ा था? बनारस में जोनाथन डक्कन संस्कृत कॉलेज 1791। 1900 अगर 91 में कहीं लिख दिया होगा तो सॉरी, 1791 में, ठीक है, क्योंकि बार बार यही लिखना आ रहा है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? अब देखिए कर्जन भी आ गया विश्वविद्यालय आयोग गठित करने के मामले में। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन थे जो वो 2 भारतीय थे। तो वो 2 भारतीय कर्जन के कुछ मित्र होंगे। तो ये सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने ये जो आपके उसमें थी सदस्य के रूप में काम किए। तो लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी कभी पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा तो वही। तो थॉमस राइले ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा थॉमस राइले ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर ये 1904 में ये मतलब ये आपका पारित किया गया। तो इसको विश्वविद्यालय अधिनियम, अगर पूछ ले कभी आपसे कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब आया, तो क्या बोलेंगे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था।
अभी ये 2 सदस्य भारतीय, हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले अगर आ जाए तो अंग्रेजी, तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी में भाषा में देने में जो अभी आज अब ले रहे हैं सभी लोग, उसके पक्ष में था। ठीक है, ये आप सब अंग्रेजी मतलब ये बहुत बड़ा वो था अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को लाने का। ठीक है, ये मैकाले कब लाया था? ये आपका 1835 में। ठीक है, मैकाले वाला 1835 में। ये हो गया लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के शैक्षिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब बताइए फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? अब इसका जन्मदाता अगर पूछा जाए तो इसका जन्मदाता फिल्ट्रेशन थ्योरी का मैकाले ही माना जाता है। मैकाले तो वो कहा था कि ये देखिए, ये मान लीजिए बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, अब फिल्ट्रेशन थ्योरी में बता रहा हूँ, और ये छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटे छोटे लोग हैं, ये पूरा बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब इसके पास धन दौलत हर चीज़ है। ठीक है, तो मैकाले कह रहा था इन्हीं को शिक्षा दिया जाए, ये जो बड़े लोग हैं इनको शिक्षा दिया जाए, तो ये जो यहाँ पे अगर छन्नी लगा दिया जाए, छन्नी यही है, तो जो छन जाएगा ये यहाँ इन सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक सही साबित भी हुआ था हमारे इतिहास में। क्यों? क्योंकि आज भी देखिए तो आज तो लगभग सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं, मतलब एक समान से, लेकिन पिछला आप देखिएगा लोग, बड़े लोग ही, जो अमीर लोग होते थे वो ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते थे, गरीब लोग कम ही पढ़े लिखे होते थे। आज भी कई कई स्थानों पे ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन अब बहुत कम ही बचा है। ये इसका प्रतिपादक कौन था? तो ये मैकाले था। मैकाले ही सोचता था बड़े लोगों को शिक्षा दिया जाए, उनसे जो छने उसको ये छोटे वर्ग में बांट दिया जाए। ऐसे ही इसका मैकाले का सिस्टम था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो जो आधुनिक शिक्षा हमारी नींव पड़ी वो किससे पड़ी? ये भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम कहें 1835 में मैकाले के स्मरण, अंग्रेजी लाया, तो आज देखिए आधुनिक भारत में अंग्रेजी सब अपने भाषा मातृभाषा सबको भूल के अंग्रेजी में ही एडॉप्ट हो जा रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े बच्चे हो। ठीक है, तो 1835 के मैकाले की स्मरण पत्नी यही आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ा। 1882 का हंटर, ये प्राथमिक शिक्षा से, याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। और ये पूछे कि वुड डिस्पैच किससे लिखा है? तो उच्च शिक्षा में, जैसे उच्च शिक्षा में ये अंग्रेजी। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1,00,000 रुपये दिया गया था। पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च किया गया था। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो बताइए किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट, तो वो मान लीजिए 1,00,000 रुपये दिए, तो उसमें भी दिए कि अंग्रेजी शिक्षा ही पढ़ाना और कुछ नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो 1800 चार्टर का एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसको भी इम्पोर्टेंट रख लीजिए, इसका भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो ग्रांट दिया जाता था उसका देखभाल यही करती थी, मतलब इसकी जिम्मेदारी थी कि जो 1,00,000 रुपये दिया जा रहा है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो प्राचीन और अंग्रेजों के अभी जो विवाद चलते हैं तो उसमें भी इनका मानना था कि कुछ भारतीय थे जो भारतीय भाषा और कुछ विदेशी लोग थे, तो वे सब मतलब जब विवाद होगा तो एक ही भाषा में हो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये भी बहुत फैक्टर है, तो 1 2 3 सही होगा। IAS में आया है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौन से मतलब डिस्पैच आया था? तो वुड का डिस्पैच आया था। ठीक है, शिक्षा का वुड का डिस्पैच आया था, उसी के थ्रू इसका स्थापना की गई थी। कब आया था? ये 1854 में आया था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखिएगा। तो
1857 में की गई थी, याद रखिएगा। कलकत्ता में हमने बताया था ना, एक कलकत्ता में, एक बम्बई में, एक मद्रास में, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक, याद रखिएगा। किसके द्वारा? वुड का डिस्पैच। इसको वुड का डिस्पैच क्या कहता है, कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, मतलब शिक्षा का, सॉरी, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सतत प्रयास से हुई? D.K. कर्वे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। कब हुई थी? तो ये भी हो सकता है पूछ ले कि 1916 में। अब ये भी पूछ ले कि D.K. कर्वे कहाँ से संबंधित थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इस बार अब बन रहा है कि कौन सा सामाजिक सुधार किस तरफ से। तो ये याद रखिएगा, बम्बई से थे। ठीक है, याद रहे, महाराष्ट्र ना, तो महाराष्ट्र के ये समाज सुधारक थे, याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया था 1896 में, ठीक है, सॉरी, पुणे में, पूना नहीं, ये महाराष्ट्र में पुणे है, वहाँ पे विधवा गृह की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। विधवा गृह की स्थापना की थी। और D.K. कर्वे जी ने एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था, याद रखिएगा, एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इनको भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न कब दिया गया? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, भारत रत्न। अभी ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ ले कि D.K. कर्वे को भारत रत्न प्राप्त किया गया कि नहीं, तो पता चला आधे लोग कहेंगे ये D.K. कर्वे तो उधर थे, कहाँ भारत रत्न इनको दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, 1958 में D.K. कर्वे को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 1916 में ये क्या किए थे? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे बम्बई में। तो 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन, तो बताइए कौन संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। 1880 में एक मतलब स्कूल की स्थापना की गई थी, याद रखिए, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई थी। कब? 1880 में। अब ये कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी। इसके बाद यही 1880 वाला 1884 में क्या बन गया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में गठित किया गया। ये जो आपका दिया गया है, इसके रूप में 1884 में गठित किया गया। इसके संस्थापक में कौन थे? B.G. तिलक जी थे। ये आपका सी वाला तो सही होगा। कौन? B.G. तिलक जी थे। और कौन थे? याद रखिएगा, ये थे B.K. चिपलुंकर। हो सकता है आपके पेपर में B.G. तिलक ना दे, चिपलुंकर दे दे तो सही मान लीजिएगा। ठीक है, B.G. तिलक। M.B. नाम जोशी, तो याद रखिए, नाम जोशी याद रखिएगा, नाम जोशी। तो चिपलुंकर और नाम जोशी, ये दोनों लोग याद रखिए, चिपलुंकर और नाम जोशी ये हैं, और B.G. तिलक है। और तीसरा कौन थे? गणेश आगरकर। तो गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा, चिपलुंकर, नाम जोशी, गोपाल गणेश आगरकर, B.G. तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूछे। बहुत लोग सोच रहे होंगे जस्टिस राणाडे, तो राणाडे संस्थापक नहीं थे, ये क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, तो ये संरक्षक की भूमिका में थे, ये संस्थापक नहीं थे। संस्थापक में यही थे चिपलुंकर, नाम जोशी, गोपाल गणेश आगरकर और B.G. तिलक। तो इतने लोग थे। 1884 में हुआ था पहले, या 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो यही क्वेश्चन है, B.G. तिलक जी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो बताइए ये किस वर्ष हुई? तो ये कब हुई? 1875 में। तो याद रखिएगा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना
कब हुई? 1875 में। एक पूछा जाता है कि अगर हम जैसे वो दे दिया जाए, 3-4 कॉलेज दे दिया जाए तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। जैसे हिंदू कॉलेज ये कहाँ पे है? हिंदू कॉलेज ये कोलकाता में है, याद रखिएगा, कलकत्ता है। ठीक है, 3-4 में देता हूँ। एक दिल्ली कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली कॉलेज है, एक कोलकाता कॉलेज है, और एक कौन है आपका? मेयो कॉलेज, और एक कौन है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल, इसके बारे में जानते ही हैं। तो अगर पूछ ले आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना याद रखिएगा 1817 में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये किसके सहयोग से हुई? तो ये हुई डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के। किसने किया? राजा राम मोहन राय, जो सबसे अधिक प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो 1817 ये हो गया। अब दिल्ली कॉलेज अगर पूछे तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। याद रखिएगा, दिल्ली कॉलेज की पूछे तो 1824, हिंदू कॉलेज की 1817, और ये पूछे मेयो कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। कभी आपका RO 2016 में पूछा है, तो कभी आपका ये पूछ सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1817 में हिंदू कॉलेज, 1824 में दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज की 1875 में, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। तो याद रखिएगा, मेयो मा देखिए यम से और में से, तो मोहम्मद और मेयो दोनों 1875 याद रखिएगा, दिल्ली 1824 और 1817 हिंदू कॉलेज। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना? अभी हमने बताया कि राजा राम मोहन राय ने। देखिए IAS का क्वेश्चन कितना सिंपल है कि राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में, याद रखिएगा 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये आज बहुत बड़ा बन गया है। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये संस्थान है, संस्थापक यहाँ लिख देते हैं, संस्थापक। अब देखिए बनारस का संस्कृत कॉलेज, अभी हमने IAS का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल से भी कर देंगे। बनारस का संस्कृत कॉलेज के ये जोनाथन डक्कन है ना, तो जोनाथन डक्कन। अब ये पूछेंगे कब? कि 1791 में। ठीक है, कलकत्ता का मदरसा, तो कलकत्ता का मदरसा हाँ 1780 में, वारेन हेस्टिंग, ये आपका एकदम सही है दूसरा वाला। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो कह रहा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आर्थर बेले जली ने की थी। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आर्थर बेलेजरी नहीं की थी। ठीक है, याद रखिएगा, आर्थर बेलेजरी ने नहीं की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली। ठीक है, बेलेजली कब की थी? 1800 में। तो इसमें कौन सा आपका सही है? सिर्फ दूसरा वाला सही है। देखिए कितना आराम से इसको कर दिए। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली 1800 में की थी। तो फोर्ट विलियम अभी याद रखिएगा, नया आया है आपके में। ठीक है, तो इसमें बी वाला। अब देखिए ये वाला, देखिए बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो बेलेजली ने ही किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो जैसे ब्रिटिश नागरिक वहाँ पे रह रहे थे, अब इंडिया आ रहे हैं ये सब, तो इनको भारत के प्रशासन के बारे में कुछ समझ में नहीं है कि यहाँ के लोग सोचते क्या है, यहाँ की लोक संस्कृति क्या है, यहाँ की विचारधारा क्या है। तो वही सब शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा,
फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1800 में। याद रखिएगा, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब इसमें ये भी याद रखिएगा, इसमें 2 भाषाओं पर ज़्यादा गहन अध्ययन करना था ब्रिटिश नागरिकों को जो प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, तो उस कौन सी 2 भाषाएं थी? ये फारसी और हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, तो फारसी और हिंदुस्तानी मतलब मुसलमान भी कुछ नहीं, तो इतना तो आपको याद ही रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800, यहाँ लिखे थे 10 जून की नहीं, यहाँ लिख दीजिए 10 जून। ठीक है, 10 जून। इसकी स्थापना 10 जून 1800 कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। तो ये कह रहा है, तो ये आपका क्या कह रहा है? ये ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ 10 जून है, 10 जुलाई है। ठीक है, ये 10 जुलाई होगा और ये यहाँ 10 जून लिखा गया है, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये 10 जुलाई को 1800 को हुई थी और ये लिखा गया है 10 जून। ठीक है, तो 10 जून लिखा गया है और वो जुलाई था, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। तो ये तो सही है, लेकिन ये 10 जून नहीं होगा, 10 जुलाई होगा, जुलाई। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला तो गलत हो गया, तो सही ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए, कहा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना। कौन? फारसी और हिंदुस्तानी भाषा। तो दूसरा वाला एकदम सही है। देखिए 2021 में आया है, कितना सही है। ये थोड़ा सा टफ कर दिया क्योंकि डेट पूछ लिया था। ठीक है, और वो भी डेट मतलब वो उसके थ्रू पूछ लिया था कि कौन सा डेट था, सन पूछा तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, तो 10 जुलाई 1800 में, 10 जुलाई 1800। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? बताइए कौन से थे जो भारत के विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए? तो ये कौन हो सकते हैं? मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवादी और बहुत बड़े राष्ट्रवादी और देशभक्त थे, तो इनका मतलब था कि भारत के जो स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मदन मोहन मालवीय थे। 2005 में आया है क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में किसने किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी पड़ता नहीं है, बसंत पंचमी, उसके दिन उस समय का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग 2003 में पूछा गया। शिलान्यास पूछा है, याद रखिएगा, नहीं तो कुछ मदन मोहन मालवीय लगा के चले आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो पहले सबसे पहले किसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो किसको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। अब देखिए इसका श्रेय, अगर मेन चीज़ श्रेय देखिए, लॉर्ड हार्डिंग तो आ गए शिलान्यास, जिसे मोदी जी से कहिए, योगी जी कहें चलिए वहाँ शिलान्यास कर दीजिए राम मंदिर का, तो मोदी जी, लेकिन वो बनवाया कौन, मतलब उसके पीछे वो किसका लगा, मेहनत किसका लगा? तो योगी जी का लगा। तो वही आपका जो मेहनत था मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी इन्होंने बहुत शिद्दत से प्रयत्न किया और 1916 में इसको मतलब स्थापन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को का। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को शिलान्यास किया हार्डिंग ने। ठीक है, सॉरी, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के बाद आज का इतना ही क्वेश्चन था। अब अगला हम नेक्स्ट चैप्टर है प्रेस का विकास। तो जितने प्रेस के विकास हैं, जितने प्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा समाचार पत्र है, कौन है, हम कई बार लिखेंगे, आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो इसके तब तक के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।